हाय गाइस, वेलकम बैक टू लॉगिरी। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू डू इन लास्ट 10 डेज टू क्रैक DU LLB 2021 एग्जाम सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी। राइट, तो हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट 10 डेज में क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, दी हमें टेंशन हो रही है, हमें डर लग रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए और हमें रिविजन कैसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जल्दी से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Yeah, guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. तो अभी इस टाइम पे टू टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है ना। टू टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स, वो कौन कौन से एस्पिरेंट है? एक तो एस्पिरेंट है जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, दे येट टू कंप्लीट देयर सिलेबस। मान लो सिर्फ 1 से 2 टॉपिक्स रह गए हैं, या फिर कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे दे हैव नॉट येट स्टार्टेड, मतलब वो देख रहे हैं कि हमें बस कोई बता दे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, वो वाला कर सकते हैं और हम ट्राई करके देख लेंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो इनके लिए भी थोड़ा सा टिप दे दूंगी मैं अभी 2 मिनट्स में, ठीक है। और दूसरे हैं जिन्होंने हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। दोनों ही डिस्कस करूंगी मैं, सबसे पहले येट टू कंप्लीट वालों का और फिर जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उनको क्या करना चाहिए, या जिनके थोड़े बहुत टॉपिक्स भी रह गए वो भी कंप्लीट द सिलेबस वाली कैटेगरी में ही आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कौन से हैं? देखिए, अगर अभी आप सोच रहे हैं कि मुझे स्टार्ट करना है, या फिर आप अभी वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने कुछ टॉपिक्स कर लिए, अब पता नहीं चल रहा कि वाइंड अप कैसे करना है, ठीक है ना। कुछ टॉपिक्स कर लिए बट पता नहीं चल रहा वाइंड अप कैसे करना है, या पता नहीं चल रहा रिवाइज कैसे करें, कौन सी सीक्वेंस में करें, तो ये सीक्वेंस नोट कर लो, ये सीक्वेंस नोट कर लो। ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप सबको पता ही होगा कि DU के अंदर हमारे पास कोई क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। हमें नहीं पता कौन से टॉपिक में से हमें कितने क्वेश्चन आ जाए, कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आ जाए, नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो बट अगर हम पिछले क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे निकलते हैं। वो कौन कौन से? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके बाद क्रिमिनल लॉ, ठीक है, लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स। अब हम जल्दी से, बहुत जल्दी से, बहुत क्विकली, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी करी हुई है जिसके अंदर 30 डेज वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे कवर करना है ये सब कुछ, बट फिर भी बहुत ही जल्दी से बताऊंगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप जा सकते हैं सिंगल्स के लिए या फिर यूनिवर्सल्स के लिए, ठीक है ना। इन दोनों में से थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगी और MCQs भी करने पड़ेंगे। क्रिमिनल लॉ के लिए अभी इस टाइम पे सिंगल्स के लिए चल रहा हो या यूनिवर्सल्स के लिए GK पे ज़्यादा फोकस करना, और रीजनिंग वाले भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेना, बट ज़्यादा क्वेश्चंस आने की उम्मीद कौन से हैं? हमारे GK, लीगल GK के क्वेश्चंस, राइट। जो यूनिवर्सल्स वाले हैं वो लीगल अवेयरनेस वाला जो MCQs वाला टॉपिक है वो सॉल्व करना मत भूलना। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स www.logiri.com पे जाओ, वहाँ पे PDF मैंने बनाए हुए 3, 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो दोनों कर लो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिंगल्स है तो सॉर्टेड हो, नहीं तो ऑनलाइन सोर्सेज से कर लो, ठीक है ना। लॉगिरी पे भी आपको मिल जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर सारा का सारा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी इस टाइम पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कौन से हैं? पजल टेस्ट सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है RS अग्रवाल की, तो इसमें से कर काम खत्म कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स एंड अदर मिसलिनियस भी आपके इस टाइम पे सिंगल्स और यूनिवर्सल्स में से होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस इंग्लिश फ्रॉम सिंगल्स, अगर यूनिवर्सल्स है तो यूनिवर्सल्स में से। अब मेरे बच्चों जिन्होंने मेरा पहले वाले स्केड्यूल्स फॉलो करे हैं और कुछ वो AP भारद्वाज में से करें या कुछ किसी और बुक में से कर रहे हैं तो वो भी ठीक है। एंड नॉट टू फॉरगेट करंट अफेयर्स, नॉट टू फॉरगेट करंट अफेयर्स, ठीक है ना। करंट अफेयर्स के लिए मैं भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली सीरीज कर रही हूँ, बट मेरे प्यारे बच्चों अपनी रिवीजन जहाँ से कहीं से भी आपने टिट्स बिट्स में से स्टार्ट किया, प्रतियोगिता दर्पण में से किया, अपना करंट अफेयर्स कहीं से भी किया, वो कंटिन्यू रखो उसकी रिवीजन। समझ में आ गया? ये ऐसे करना है, ये नोट कर लो इसी सीक्वेंस के अंदर। बस फर्स्ट के ऊपर करंट अफेयर्स और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को लाना, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, बात करते हैं अबाउट द एग्जाम। मेरे प्यारे बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एग्जाम कैसा सा आएगा। ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, ड्यूरेशन इसकी होगी 2 घंटे, मतलब आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे। किस चीज़ के लिए? 100 MCQs को सॉल्व करने के लिए। कितने MCQs होंगे? बस 100 MCQs, ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत टाइम है आपके पास। 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन शैल कैरी कितने मार्क्स? 4 मार्क्स, 400 मार्क्स का आपका कंप्लीट पेपर होगा, राइट। नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है? फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो 1 मार्क, 1 नंबर कटेगा। सही का
4 मार्क्स मिलेंगे और 1 मार्क कटेगा अगर गलत करते हो। अगर नहीं अटेम्प्ट करते हो तो कुछ भी नहीं होगा, ना मार्क्स मिलेंगे और ना ही कटेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट्स हमें पता ही है। लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम इंग्लिश होगी। बहुत सारे बच्चे पूछें क्या दी हिंदी एग्जाम की लैंग्वेज है DU की? नहीं है, इंग्लिश ही है सिर्फ। समझ में आ गया? क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए? 2 घंटे, 100 MCQs ऑनलाइन, 400 मार्क्स, 4 मार्क्स, और हमें पता होना चाहिए 1 मार्क डिडक्ट होगा अगर गलत आंसर करेंगे। ये चीज़ एग्जाम के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, मच टू स्कोर, ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन है कि दी हम कितना स्कोर करें। नो वन कैन टेल, कोई भी नहीं बता सकता कि कितना स्कोर करना चाहिए। हमें क्या पता कि पेपर बहुत इजी होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, बीच में होगा, मीडियम होगा। हमें क्या पता कितने बच्चों को इजी लगा, कितने को डिफिकल्ट लगा, कितनों को मीडियम लगा। नो वन कैन से एनीथिंग। तो इसलिए हमारा एम क्या होना चाहिए? हमारा एम ये होना चाहिए कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आऊँ जो मुझे आते हैं, ठीक है ना। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि पिछले साल का कट ऑफ देखकर वो उतने क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करते हैं जितना राउंड अबाउट पिछले साल का कट ऑफ था। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आओ जो आपको आते हैं। यस, रैंडम गैसिंग मैं नहीं कहूंगी कि आपको रैंडम गैसिंग करनी चाहिए, बट पिछले साल का आपका फर्स्ट लिस्ट में जनरल कैटेगरी का 228 था, लास्ट लिस्ट में 225, ठीक है ना। तो कितने मार्क्स एम करने चाहिए सेफ साइड? अगर सेफ साइड करें तो 230, 235 इतना अगर ले आते हो तो मतलब सेफ साइड हो जाता है। बट याद रखना कि हमें जितने आंसर्स आते हैं क्वेश्चंस के वो हम अटेम्प्ट करके आएंगे। तो कितने क्वेश्चंस राउंड अबाउट आपको अटेम्प्ट करने चाहिए? अटेम्प्ट करने चाहिए इज अ रॉन्ग वर्ड। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से आपके ये मार्क्स आ जाएंगे? 57 to 60 क्वेश्चंस करके, ठीक है ना। 60 into 4 करोगे तो आपका अराउंड 240 मार्क्स, अराउंड क्या 240 मार्क्स आपके बनेंगे 400 में से, राइट। तो ये हमें पता चलता है। बाकी सारी कैटेगरीज का भी मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। दिस इज जस्ट टू गिव एन आइडिया। ओके, गाइड योर डे, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि दी जो हमारे पास ये 10 से 12 दिन पड़े हैं, इनका हम अच्छे से यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि कम से कम तुम मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्टडी दे रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि अब तो टुवर्ड्स द एंड है। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि तुम 8 घंटे पढ़ाई को दे रहे हो। तो अपने दिन तुम ऐसा कुछ डिवाइड कर सकते हो, रिविजन पे 5 घंटे लगाओ, जो भी अभी तक पढ़ा है उसको याद करना, ठीक है। उसके शॉर्ट नोट्स मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो वो शॉर्ट नोट्स अपनी जो बुक में बनाए हुए हैं, जो अंडरलाइन किया हुआ है, उसको रिवाइज करो, ठीक है ना। उसको रिवाइज करो। तो 5 घंटे रिविजन पे, क्योंकि जो अगर हमने एक टॉपिक पढ़ा है, अगर मैं उसको रिवाइज कर नहीं जाती हूँ तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। और रिविजन में कम टाइम लगता है। जब हम पहली बार एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, राइट। आपका जो रिवीजन होगा वो थ्योरी रिवाइज करना होगा प्लस प्रैक्टिस करना होगा। अब कौन से सब्जेक्ट की रिवीजन कैसे करनी है वो हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। नेक्स्ट जो है वो आपको करना है वो है अटेम्प्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बहुत सारे बच्चे पूछें दी मॉक टेस्ट। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो लेवल, जो डिफिकल्टी, जो फीलिंग आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे सकता है ना इस टाइम पे, वो कुछ नहीं दे सकता। जिनके पास सिंगल्स है, सिंगल्स के अंदर तो बहुत आराम से मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिंगल्स में अवेलेबल है, तो उनको सॉल्व करो। क्या दी मुझे हर रोज एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है? अगर तुम्हारे रिवीजन सब कुछ हो गया तो हर रोज जा सकते हो, बट एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे पे तो आ जाओ, एवरी ऑल्टरनेट डे पे तो सॉल्व करो, ठीक है ना। वो फीलिंग लेना, पेपर वाली फीलिंग। जब पेपर अटेम्प्ट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, अपने पास घड़ी रखो, ठीक है। सबको बोल दो अपने घर में कि प्लीज चुप हो जाओ, मैं पेपर अटेम्प्ट करने वाली हूँ, मेरे को फीलिंग लेना है, ठीक है ना। थोड़ा सा डर लगेगा, फियर लगता है, बहुत बच्चों को फियर आता है पेपर देने से, तो वो फियर वाली फीलिंग आएगी, ठीक है ना। फियर के अंदर माइंड अप्लाई करना कैसे होता है वो पता चलेगा, ठीक है ना। शॉक अगर लगता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, सब कुछ हैंडल करना आएगा, ठीक है ना। तो अपने आप को हमने मॉक टेस्ट क्यों देने हैं? मॉक टेस्ट देने के 2 से 3 रीजंस हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व क्यों करने हैं। सबसे पहले तो मुझे अपने आप को उस सिचुएशन में डालना है, उस सिचुएशन में एग्जाम वाली फीलिंग लेनी है। क्या लेनी है? एग्जाम वाली फीलिंग लेनी है, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना आना चाहिए कि मुझे डर लग रहा है, कैसे करूंगी, ठीक है। एग्जाम में दिमाग लगाना है, फोकस करना है, ठीक है। हैंडलिंग फियर, ये सब कुछ मैं कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं मॉक वैसा ही दूंगी जैसा कि पेपर वाला, ठीक है ना। एक कोने में जाके बैठ जाओ, अपने साथ घड़ी रखो, टाइम देखो, ठीक है ना। वो करना बहुत ज़रूरी है। तो एग्जाम वाली फीलिंग। और दूसरा क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम कैसे रिविजन करें, ठीक है ना। सबसे पहले तो सीक्वेंस दे दी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसी सीक्वेंस में रिविजन करो, उसी सीक्वेंस में रिवीजन करो जिसके अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए। मैंने आपको पहले भी हर वीडियो में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं, उसी
सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो। अगर बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मतलब अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कहा कि यही मेरा सिलेबस है, पर बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद भी कुछ टॉपिक्स करे होंगे। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कर लो, फिर जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं अगर वो पहले पढ़े हैं तो रिवाइज कर लो। न्यू टॉपिक्स मत उठाना इस टाइम पे, राइट। तो आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। अब पता चल गया क्या रिवाइज करना है, ठीक है, ये आपने करना है। और अब हम बात कर रहे थे कि मॉक टेस्ट क्यों अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो फीलिंग लेनी है एग्जाम वाली। दूसरा रीजन क्या है, इसको एनालाइज करेंगे, इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और फिर हमें यहाँ से टॉपिक्स मिलेंगे, यहाँ से हमें टॉपिक्स पढ़ेंगे कौन सा रिवाइज करना है या दोबारा से पढ़ना है। फ्रॉम स्क्रैच भी हो सकता है कि हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़े जो मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, बट मैं पढ़ूंगी, क्योंकि अगर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो मैंने गलत किया और वो मैंने टॉपिक पढ़ा हुआ है वो गलत गया है तो मैं उसको फ्रॉम स्क्रैच पढ़ दूंगी, राइट। समझ में आ गया। 2 घंटे मतलब जिस दिन ऑल्टरनेट डेज पे करोगे। और बच्चों अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसका मार्क्स सिर्फ मार्क्स देखकर कह रहे हो अरे अरे मेरे इतने ज़्यादा आ गए, खुश हो रहे हो, कम आ रहे हैं तो दुखी हो रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप एनालाइज नहीं करोगे मॉक को। एनालाइजिंग योर मॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन 2 घंटे मॉक टेस्ट देने पे लगा रहे हो तो 1 घंटा एनालिसिस पे, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता एनालिसिस पे। कई बच्चे पूरा एक दिन एनालिसिस ही करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। एनालिसिस करना बहुत ईजी है, ठीक है। एक टेबल बनाओ, सब्जेक्ट्स लिखो कौन से हैं, ठीक है, उसके बाद लिखो कौन सा टॉपिक सही गया है, कौन सा गलत गया है, जो गलत गया है वो क्यों गलत गया है, सिली मिस्टेक्स कौन सी हुई है, बस। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता एनालिसिस पे, ठीक है। तो 1 आवर एनालिसिस पे लगाओगे जिस दिन मॉक दिया। जिस दिन मॉक नहीं दिया उस दिन 8 के 8 घंटे हम क्या करेंगे, रिविजन करेंगे, रिविजन करेंगे, राइट। हाउ टू रिवाइज, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। हाउ टू रिवाइज, देखो क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बता दिए दी ने कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्लस तुम्हारा भी होगा, ठीक है ना। तुमने अब हर बच्चे का अपना होता है, किसी ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही जो मैंने बताए हैं वो ही किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने 30 डेज वीडियो 45 डेज वीडियो में बताया था ना, जिसके अंदर स्केड्यूल भी दिया था। किसी ने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए होंगे, किसी ने इंपॉर्टेंट भी कर दिए होंगे, किसी ने लेफ्ट ओवर वाले भी कर दिए होंगे, ठीक है ना। किसी ने सिर्फ इंपॉर्टेंट तक किए, ठीक है। जो भी आपका है मतलब जो भी पढ़ा है ना उसको रिवाइज करके जाओ। और सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो पक्का करके जाने हैं, उसके बाद ये करने हैं। लेफ्ट आउट वाला रिवाइज होता है तो ठीक है, नहीं तो देख लो, ठीक है ना। ये रिवीजन का हमारा सीक्वेंस है, क्लियर है, इस वाली बात पे कोई इशू नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। रिवाइज देम फ्रॉम द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर यू हैव रेड अर्लियर, ठीक है ना। अब मान लो आपने सिंगल्स में से कॉन्स्टिट्यूशन करी है, सिंगल्स में से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बात है। बट आपको किसी ने बोल दिया कि यूनिवर्सल की बुक में भी अच्छा दिया हुआ है, या आपको बोल दिया कि एपी भारद्वाज की बुक में भी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी दी हुई है। चाहे अच्छी दी हुई है चाहे बुरी दी हुई है, अगर मेरी मेन बुक सिंगल्स है, अगर मेरी मेन बुक मतलब फर्स्ट टाइम मैंने कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से करी है, यहीं पे मेरे नोट्स बने हुए हैं, तो मैं सिंगल्स में से ही पढ़ूंगी, मैं यूनिवर्सल्स या एपी भारद्वाज में से नहीं रिवाइज करने बैठूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ से वो टॉपिक पहले पढ़ा था, इंस्टीट्यूशन के नोट्स हैं, बुक्स जो मैंने बोली हैं वो हैं, किसी और ने बोली है, वहीं से ही रिवाइज करोगे। इस टाइम पे बुक चेंज नहीं करनी है, ठीक है ना। उसके बाद रीड द मार्क्ड लाइंस, हमेशा से सिखाया था, हमेशा से पिरामिड बनाती थी ना, हमेशा से कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बुक के अंदर ही। वो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए फिर भी एक क्विक रीडिंग देने की कोशिश करो। अगर अंडरलाइन किया है तो उसको पढ़ो, सारा का सारा टॉपिक फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ना है, ठीक है ना। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कवर करोगे, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक टॉपिक है जो डिपेंडेबल सा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता ही आता है तो ऑल द क्वेश्चंस हमने थ्योरी तो रिवाइज करनी है जिसके हमने नोट्स बनाए हैं, प्लस हमें एमसीक्यूज भी सारे मतलब सारे अटेम्प्ट करो ना करो रिवाइज तो करनी है, कि फटाफट फटाफट से टेस्ट, अगर टेस्ट ले सकते हो अपना तो बढ़िया बात है, नहीं तो गो थ्रू तो होना ही है। क्रिमिनल लॉ, अगेन क्रिमिनल लॉ के आपने थ्योरी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लीगल जीके के सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। रीजनिंग अपना टेस्ट लेना है कि हो रही है सॉल्व, आंसर सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। लीगल रीजनिंग प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, ठीक है, वही लीगल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ठीक है। टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स और जो मिसलिनियस लॉज पढ़े हैं वो भी फटाफट से थ्योरी रिवाइज करके अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर लो। करंट अफेयर्स रीडिंग अगेन एंड अगेन, जो मैं टेस्ट ले रही हूँ तुम्हारे ऑनलाइन, उन टेस्ट को सॉल्व करो एज टेस्ट, ठीक है ना। और डरना कभी नहीं है कि यार ये नहीं आता, यू नो व्हाट, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। तुमने आज से पता है अपने आप को क्या बोलना है, अपने आप को पता है क्या बोलना है जब भी डर लगेगा, कि जो मैंने पढ़ा है वो ही आएगा, जो मैंने पढ़ा है वो ही आएगा, जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर मुझे पता होगा, बस जो
क्वेश्चन आएगा उसका आंसर मुझे पता होगा. दैट्स इट. गिव दिस वाइब्रेशन, गिव दिस मोटिवेशन टू योरसेल्फ. ओके, नेक्स्ट, लॉजिकल रीजनिंग कैसे रिवाइज करना है. क्या दी मुझे हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है? नहीं. रिवाइज द ट्रिक्स. हमेशा बोला था कि ट्रिक्स जब भी सॉल्व करोगे तो ट्रिक्स आएंगी, ठीक है ना. वो ट्रिक सॉल्व करो अगर लिखी है तो. कोई फॉर्मूला बनाया है अपना, उसको रिवाइज करो. सॉल्व सम रैंडम क्वेश्चंस. देखो यार, अगर तो तुमने मार्क किया है कि ये मेरा गलत गया था, ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ था, या ये डिफिकल्ट है, तो ठीक है वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करो. अगर वो नहीं किया था तो रैंडम क्वेश्चंस लो, वो सॉल्व कर लो, या एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, ठीक है ना. जो डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा है उसको सॉल्व कर लो. इफ यू हैव मार्क सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको सॉल्व कर सकते हो. इंग्लिश के रूल्स रिवाइज कर लो, ग्रामर के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ पैसेजेस सॉल्व कर लो, ठीक है ना. सम सॉल्व रैंडम क्वेश्चंस, ठीक है, ये आप कर सकते हो इंग्लिश के लिए. मैथ्स अगर कवर किया है तो ओनली फॉर्मूला रिवाइज कर लो और कुछ क्वेश्चन अगर छोड़ दिया है तो डोंट वरी. इसके लिए डोंट वरी, ठीक है ना. बहुत कम चांसेस है मैथ्स आने के, ठीक है, बहुत कम चांसेस है, ठीक है. तो उसके लिए अब हम कुछ कर नहीं सकते. जो हमने किया है ना उसको करो. ये हम नॉर्मली क्या सोचते हैं जब हम एक एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ अस, यार अगर ये आ गया तो मैं क्या करूंगी, अगर ये आ गया तो क्या करूंगी. ये क्यों नहीं सोचते कि जो मैंने पढ़ा है वही आएगा, या जो मुझे आता है वही आएगा. पढ़ा भी छोड़ो, जो मुझे आता है, जो मुझे उस टाइम पे याद रहेगा ना, बस वही आएगा. जो क्वेश्चन आएगा वो मुझे आता होगा, राइट. अटेम्प्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है. ये कैसे करना है? सॉल्व देम ऑन ऑल्टरनेट डेज पे सॉल्व करो उनको. एनालाइज द मॉक्स, बता दिया कैसे एनालाइज करना है. रिवाइज और स्टडी फ्रॉम स्क्रैच द टॉपिक्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बट आर गोइंग रॉन्ग, ठीक है. कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ, अब क्या होता है नॉर्मली जब भी हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, हम कहते हैं अरे मेरे आए 250 आउट ऑफ 400, अरे मेरे आए 300 आउट ऑफ 400, अरे यार मेरे तो 60 आउट ऑफ 400 आए, अरे यार मेरे तो 50 आए. ये नहीं करना है. मार्क्स जो मर्जी आए हों वो हमें इतना मैटर नहीं करना चाहिए जितना एनालिसिस. क्या मॉक टेस्ट ईजी था? क्या मॉक टेस्ट डिफिकल्ट था? आपका मान लो मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा इजी था एंड यू स्कोर 300 आउट ऑफ 400 और आप खुश हो रहे हो, क्या फायदा यार. नहीं, डिफिकल्ट था, आपके आए 150 आउट ऑफ 400, बहुत डिफिकल्ट था, आप रो रहे हो, कोई फायदा नहीं. इंस्टेड एनालाइज कि डिफिकल्ट था, इजी था, ठीक है, कौन से टॉपिक्स थे जो मेरे पक्के वाले टॉपिक्स हैं, मतलब ये तो यार मेरा पक्के वाला यार था, ये कैसे गलत हो गया, ये नहीं गलत हो सकता, ठीक है ना. वो देखना है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या ये टॉपिक मैंने कवर किया है, ये क्यों गलत जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए. और वहीं से आपको मिलेंगे और टॉपिक्स टू रिवाइज, ठीक है. वो सीक्वेंस भी फॉलो करनी है, पर ये वाली जो हमने एनालाइज करके निकाला है कि हमारे रॉन्ग हो रहे हैं टॉपिक्स, वो भी हमने कवर करने हैं. आगे समझ. सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस, नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करोगे, रैंडम गेसिंग. अब आप ये अप्लाई करके देखो. सोचो आपका पेपर है, ठीक है, जो आप मॉक टेस्ट है वो पेपर है, फाइनल पेपर है, तो उसके अंदर क्या रैंडम गेसिंग करोगे, क्या क्रॉस है रैंडम गेसिंग, ठीक है, या फिर आप सिर्फ 100% वाले जो जिसके आपको शॉर्ट है वही होगा. अब एक पेपर अटेम्प्ट करो जिसमें आप कह रहे हो मेरा 100% वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगे, कितने मार्क्स आए. क्या कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको पता था, ठीक है, बट आपने रिस्क नहीं लिया, तो वो कैसे आप करोगे वो बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर मेरी हेल्प चाहिए इस चीज में तो कमेंट करके बता दो, आई वुड लव टू हेल्प यू. आपने ट्रायल्स करने हैं, टेस्ट एंड ट्राई करके देखो कि नेगेटिव मार्किंग आप कैसे हैंडल कर सकते हो, राइट. ये बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट. अपने आप को, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपने कितने घंटे देने हैं, आपने 2 घंटे देने हैं, और इन 2 आवर्स को आप कैसे डिवाइड करोगे. देखो यार, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ 10 मिनट्स का गैप रखो जिसके अंदर आप रखो कि एंड में रिवाइज करना है या कुछ भी करना है. 10 मिनट्स का गैप रखो. आप ये लेकर चलो कि आपके पास 1 घंटा 50 मिनट्स ही हैं, राइट. ये टाइम आप लेकर चलो. ओके, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है. यू नीड टू मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस कर लो कि आपका 2 घंटे के अंदर पेपर बड़े ही आराम से, बहुत कूल माइंडेडली खत्म हो रहा है. और 100 क्वेश्चन सॉल्व करना 2 आवर्स में कुछ बड़ी डील नहीं है. इट इज ईजी. ओके, डोंट्स. गेटिंग हैप्पी विद योर स्कोर और फीलिंग डीमोटिवेटेड और सैड विद योर स्कोर. या देखो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना, उससे सीखो. हम मॉक्स इसलिए नहीं दे रहे कि मैं डिपिक्ट कर सकूं कि मेरा स्कोर इतना है मॉक के अंदर. व्हाट मैटर्स इज कि मेरा एग्जाम में कितना स्कोर आया. मॉक्स में चाहे मैं 400 ऑन 400 ले आऊं, ठीक है ना. तो व्हाट मैटर्स इज मैं एग्जाम में कितना स्कोर कर पाती हूँ. तो खुश होना, दुखी होना, कोई फर्क नहीं पड़ता. इंस्टेड उसको एनालाइज करना और उससे लर्निंग्स कि आपने क्या गलत किया, क्या आप ठीक कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना. अपने आप को उस सेटिंग में बिठाना, फोर्स करो. आई नो बहुत बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हैं, डरते रहते हैं कि यार अगर गंदा स्कोर आया तो डीमोटिवेटेड. नहीं, आप जो गलतियां एग्जाम में करोगे अगर वो घर पर कर लोगे ना तो ज्यादा बेटर है, रादर देन कि आप ऑन दी डे वो गलतियां करो, राइट. तो मॉक्स इज कि आप इसलिए कर रहे हो मॉक्स
क्योंकि और एक और चीज़ है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो दिन में 3-3 4-4 मॉक्स ही सॉल्व करते रहते हैं, रिवाइज नहीं करते। या देखो, रिविजन करना भी ज़रूरी है और मॉक्स अटेम्प्ट करना भी ज़रूरी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो हमने पढ़ा है उसको याद रखना ज़रूरी है, कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम वो भी बहुत ज़रूरी है। वो एक्सपीरियंस कैसे आएगा जब हम मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इफ मॉक्स आर नॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये दिमाग में रखो, अगर मॉक्स हैं ठीक है ना, कि उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, बहुत ईजी है, बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद नॉट एनालाइजिंग द मॉक्स, ये तो करना ही नहीं है। मॉक दिया सिर्फ नंबर देकर खुश हो गए, नहीं, एनालाइज करना मॉक, उसको बैठकर एनालाइज करना, पेपर को अपने सामने रखना और देखना कि क्यों गलत हुआ, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एनालाइज नहीं किया तो मॉक अटेम्प्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मत ही करो। अगर एनालाइज नहीं करना तो मॉक अटेम्प्ट करने का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम दोनों करेंगे, रिविजन भी करेंगे और मॉक्स भी अटेम्प्ट करेंगे। गाइस, इट इज़ टाइम कि मैं आपको एक मोटिवेशनल डोज दे दूं। तो अगर आप चाहते हो सुनना ये मोटिवेशनल डोज तो गो हेड, नहीं तो यू कैन एग्जिट। बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। इट इज़ यूजलेस टू थिंक व्हाट इफ आई डू नॉट गेट DU, ठीक है, व्हाट इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, व्हाट इफ द कट ऑफ गोज हाई। आप अभी क्या कर सकते हो? देखो, जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया कि यार अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है तो भी सोल्यूशन दे दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, ठीक है ना। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हो तो रिवाइज कर लो और मॉक सॉल्व कर लो, ठीक है ना, बताया ना। ठीक है, तो अब यार टेंशन लेने से बताओ, क्या अगर मैं टेंशन लूंगी मेरा DU क्लियर हो जाएगा या पेपर इजी आ जाएगा, या पेपर क्या पता पेपर इजी ही हो। हम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हैं? आई मीन उस एज के अंदर या पेपर से पहले ना हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मेरी एक फ्रेंड है, वो पता है क्या कहती है कि दिन में एक बार ना तुम्हारा एक चीज़ कहा हुआ सच होती है, तो कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। आई मीन आई नो ये कुछ वो मतलब ऐसे ही ये क्यों बोला जाता है, ये ऐसा इसलिए बोला जाता है कि कोई भी रॉन्ग थॉट्स ना सोचे, कोई भी नेगेटिव थॉट ना सोचे, अपने आप को बोल सके कि यार नहीं, दिन की एक बात सच हो जाती है तो मुझे कुछ गलत नहीं सोचना है। तो हम ये क्यों नहीं सोच सकते कि सब कुछ अच्छा होगा, वट एवर जो भी होगा, वट एवर अनफोल्ड्स फॉर मी अहेड वुड बी ग्रेट फॉर मी, राइट। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ? मैं हमेशा आप लोगों को यही बोलती हूँ कि बच्चों, जब भी आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो, यही एग्जाम के लिए नहीं, लाइफ में आपके बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, या लाइफ भी आपको टेस्ट करेगी। जब आप जॉब करोगे, जॉब के अंदर भी बहुत टाइम्स आपके टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, ठीक है ना। बट आप ये देखो कि मैं क्या कर सकती हूँ, वॉट कैन आई डू टू बी बेटर। अपना 100% दो, ऑब्वियसली गिव योर 100% कि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि यार मैंने ये गलती कर दी। अभी ये 10 दिन 11 दिन जो भी है आपके पास, उसमें अपनी पूरी पूरी मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो। बट जैसे ही आपके दिमाग में कोई डाउट आता है, फियर आता है, तो अपने आप को नहीं यार मुझे नहीं सोचना है, हैप्पी रहो, ठीक है ना। एक एक्साइटमेंट लेवल रखो कि जो होगा अच्छा होगा। क्या पता सारे क्वेश्चंस वो आ जाएं जो आपने पढ़ा है, वो भी तो सोच सकते हो। अपने आप को ये बोलो कि हाँ यार वही क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने पढ़े हैं, आई विल गिव माई 100% एंड दैट्स इट। आई विल नॉट थिंक नेगेटिव, आई विल बिलीव इन माई सेल्फ। नहीं भी पढ़ा है ना कुछ, तब भी ये बोलो अपने आप को, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। पेपर हम अच्छे से देकर आएंगे, अपना 100% देकर आएंगे, जो होगा वो बाकी हम बाद में देखेंगे, राइट। अभी के लिए जो कर सकते हो वो करो। टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। आई मीन टेंशन लेने से ना चीज़ें और गलत होंगी, ठीक है ना। जो चीज़ आती है वो भी भूल जाओगे। अगर कूल माइंडेडली चलोगे, प्लानिंग के साथ चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, एक और बात जो बताना भूल गई, प्लीज़ प्लानिंग कर लो कि हाँ इस दिन मैं ये करूँगी, इस दिन वो करूँगी, ज़्यादा सॉर्टेड रहोगे। ओके, मैंने आपको सीक्वेंस दे दी है, वो ही करो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, राइट। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना। एंड गाइज, इफ यू वांट मोर मोटिवेशन या इफ यू वांट एनी अदर हेल्प रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम और any other law entrance exam, you can leave a comment down below because I read your comments and I love reading the comments, and because that motivates me to create more videos. So yeah, that's it. Logiri signing off. As you super soon, you keep on studying. All the very best. Bye.